हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मोशन इन अ प्लेन इस चैप्टर से जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हमारा सब टॉपिक है आज का वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा से पूछा हुआ ये पहला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, सितंबर 5, 2020 जेई मेन में पूछा हुआ। अ फोर्स एफ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन acts at a point 4i plus 3j minus k मीटर। तो एक फोर्स दिया हुआ है और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है। यह है वो पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3 और -1, और ये उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट द पॉइंट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप मीटर। ये एक दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2 और 1, और ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और हमको इस पॉइंट के अबाउट क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बोला हुआ √x न्यूटन इनटू मीटर। हमको x की वैल्यू बतलानी है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं, रोटेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि टॉर्क वेक्टर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो पहले तो इस ऑर्डर को याद रखना चाहिए, पहले आर वेक्टर फिर एफ वेक्टर। ये आर क्या है, तो आर वेक्टर है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पॉइंट। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यहाँ पर हमने P को माना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और Q है वो पॉइंट जिसके अबाउट हमको टॉर्क चाहिए। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आर वेक्टर क्या होगा, तो ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P, मतलब ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू Q, जो गिवन पॉइंट है उसके अबाउट। तो एक डायग्राम बना लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं डायग्राम से, और आपको क्लियर हो जाएगी बात। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये बना लिया मैंने जेड एक्सिस। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है P, वो मान लेते हैं ये है वो पॉइंट P जिस पॉइंट से फोर्स एक्ट कर रहा है, और इसका पोजीशन वेक्टर हमको दिया हुआ है। तो हमको OP वेक्टर पता है, और ये हो जाएगा वो फोर्स वेक्टर। और दूसरा पॉइंट जिसके अबाउट हमको टॉर्क चाहिए है वो पॉइंट मान लेते हैं Q है, और ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। अब ये OP वेक्टर हमको पता है और OQ वेक्टर भी हमको मालूम है। QP वेक्टर ये इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा R वेक्टर, और फिर R क्रॉस F करने से हमको मिलेगा टॉर्क वेक्टर फॉर्म में। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर उसको √x से कंपेयर कर देंगे, तब हमको x की वैल्यू मिलेगी। तो पहले लिखें हम OP वेक्टर कितना है गिवन, वो डायरेक्टली हमको गिवन है। कई बार कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे वो दिया हुआ है। कितना है वो, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। बहुत सावधानी से आपको करना पड़ेगा, जल्दबाजी में गलती हो सकती है। पहली बात तो यही याद रखें कि वो आर वेक्टर क्या होगा, ये फॉर्मूला एक तो आपको याद आ जाए पहले। फिर ये आर वेक्टर हमेशा पोजीशन वेक्टर नहीं होता, यहाँ पर है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ द फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट बात है। कई बार कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं तो हमको पोजीशन वेक्टर्स बनाने होते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, केवल आंसर के लिए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आने पर वो इजीली आपसे बन जाना चाहिए। अब लगाएंगे हम ट्रायंगल रूल, और ट्रायंगल रूल से हम फाइंड करेंगे आर वेक्टर, मतलब ही QP वेक्टर। तो आप मेंटली सोच सकते हैं कि OQ प्लस QP बराबर होगा OP, यानी QP होगा OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर, OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। और अब इसमें से इसको घटा देना है, तो 4i माइनस आई,
तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा 3i कैप, फिर 3j माइनस 2j, तो ये बनेगा j कैप, और फिर क्या आएगा -2k कैप। तो ये बना वो r वेक्टर। और f वेक्टर तो हमको गिवन है ही, f वेक्टर हमको क्या दिया हुआ है, i कैप प्लस 2j प्लस 3k। और अब टॉर्क वेक्टर निकालेंगे, तो टॉर्क वेक्टर निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा हमको। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, हम इस तरह का एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, और इसमें पहली रो में क्या लिखते हैं, पहली रो में तो हम लिख देते हैं आई जे के यूनिट वेक्टर्स। तो पहली रो में लिख देते हैं आई जे और के, तो ये लिख दिए। और फिर दूसरी रो में क्या लिखते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर पहले आता है उसके आई जे और के कोएफिशिएंट्स। तो पहले कौन सा आता है, आर वेक्टर। तो ये बात याद रखना पड़ेगी आपको, ये आप ऑर्डर फ्लिप नहीं कर सकते, आर क्रॉस एफ को आप अपनी मर्जी से एफ क्रॉस आर कभी नहीं लिख सकते। तो आर वेक्टर के कोएफिशिएंट्स मतलब क्या क्या आएंगे, 3, 1 और -2। और फिर दूसरा वेक्टर है एफ, उसके आई और जे और के कोएफिशिएंट्स, तो 1, 2 और 3 हो गया वो। अब इसको आगे सॉल्व करें तो टाउ वेक्टर बराबर आई कैप। तो ये मैं अपना तरीका आपको बता रहा हूँ, आपने जैसा पढ़ा है वैसा आप कर सकते हैं। मैं इस तरह करता हूँ कि ये आई को जब कंसिडर कर रहे होते हैं तो ये कॉलम ये रो छोड़कर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, मतलब ही 3, और फिर आएगा एक माइनस साइन, और -2 इंटू 2 इज -4, तो ये बन गया +4। फिर जब जे लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, जे लेते हैं तब ये कॉलम छोड़ना है, ये रो छोड़ना है, पहले इसे लेना है। -2 इंटू 1 करेंगे। ऐसी यदि आपकी हैबिट में आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ये -6, फिर एक माइनस साइन आएगा, और 3 तिया 9, ये आएगा। और फिर आएगा के कैप, और फिर के कैप लेते समय ये कॉलम ये रो छोड़कर 3 इंटू 2 इज 6, -1 इंटू 1 इज 1। तो इस तरह आपको मिलेगा ये टाउ वेक्टर। आगे इसको सॉल्व करें तो टाउ वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 7i कैप, 9 और 2 11, मतलब 11j कैप, और यहाँ से आएगा ये 5k कैप। और अब इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो टाउ वेक्टर का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, आई जे और के कोएफिशिएंट्स की करेंगे स्क्वेयरिंग, उनको ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे। तो 7 स्क्वायर इज 49, ये होगा 121, 11 का स्क्वायर और 25, 9 और 1 10 और 5 15, हासिल किया 1, 5 और 2 7 और 2 9, 195। यह आया √195, और यही दिया हुआ है हमें √x के बराबर, और इसका मतलब x हो जाएगा 195, 195। तो बहुत हैबिट में आपके होंगे इस तरह के सवाल, तभी फिर आपसे ये बनेगा। तो बहुत प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ है 7 जनवरी 2020 जेई मेन में। द सम ऑफ टू फोर्सेस P वेक्टर एंड Q वेक्टर इज R वेक्टर सच दैट मॉडुलस R वेक्टर इक्वल्स टू मॉडुलस P वेक्टर। द एंगल थीटा इन डिग्रीज that the resultant of 2p vector and q vector will make with q vector s। तो आसान है, बहुत ध्यान से इसको आप पढ़ेंगे तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ रही है कि p और q ये दो फोर्सेस हैं, और इनका रिजल्टेंट मतलब p वेक्टर प्लस q वेक्टर, ये वेक्टर एडिशन हमने लिखा हुआ है, ये है r वेक्टर के बराबर। और आगे बोला हुआ है हमसे कि r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है वेक्टर पी के मैग्नीट्यूड के। ये भी कंडीशन हमको दी हुई है। तो ये है पहली कंडीशन। और फिर करना क्या है हमको चाहिए एंगल जो ट्वाइस ऑफ पी वेक्टर,
पी वेक्टर का कर देंगे दुगना। ये आपने पढ़ा होगा, किसी वेक्टर में यदि स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन वही रहती है और मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा। तो ये 2p वेक्टर मतलब वेक्टर p का दोगुना मैग्नीट्यूड वाला। तो 2p वेक्टर और q वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो q के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये हमको बतलाना है। तो पहले तो इसी कंडीशन पर बात कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स है थीटा, जो यहाँ नहीं दिया हुआ है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज थीटा, ऐसा सपोज कर लेते हैं। और यदि उनके बीच का एंगल बिटवीन द वेक्टर्स यदि थीटा हो तो इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कितना लिखेंगे आप? तो लिखेंगे आप अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। और आरएचएस में क्या लिखेंगे आप? आरएचएस में लिखेंगे p, और स्क्वेयरिंग करने पर एलएचएस में आया हुआ वो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। मैं एक बार और बोलता हूँ, आर कितना होता है? आर होता है अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आई मीन वो होता है अंडर रूट ऑफ दिस मच, और इसको आपने लिखा होगा p के बराबर, और फिर स्क्वेयरिंग करने पर एलएचएस से स्क्वायर रूट हट गया और इधर हो गया ये p स्क्वायर के बराबर। तो ये p स्क्वायर कैंसिल आउट होकर यहाँ से आपको कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ pq मिल जाएगा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये p स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो रहा है, इसको ले जाएंगे आप q स्क्वायर को या तो उधर कर दिया हमने RHS में, एक q कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस थीटा हो गया विद माइनस साइन q अपॉन 2p के बराबर। तो हमको मिल गया कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ q एंड p। अब उसकी बात कर लेते हैं जो हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा उसको समझना। तो क्या बोला जा रहा है हमसे कि p का दोगुना और q, तो मान लो कि यह है वो q वेक्टर, सपोज यह है q वेक्टर, और p वेक्टर कहाँ था? p वेक्टर था इससे थीटा एंगल पर, ये था p वेक्टर, और मान लो कि उसका दोगुना हमने कर दिया है, मतलब ये है 2p वेक्टर। तो एंगल तो वही रहेगा थीटा, एंगल वही रहेगा। और पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने पर ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट, किस किस का रिजल्टेंट? 2p और q का रिजल्टेंट। और 2p और q के रिजल्टेंट ने q के साथ कितना एंगल बनाया है यही हमको फाइंड करना है, ये एंगल हमको फाइंड करना है। द एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p एंड q विल मेक विद qs, मतलब इसको इन्होंने थीटा बोला हुआ है तो इंस्टेड आपको यहाँ पर अल्फा मानना पड़ेगा। मान लो कि एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स इज अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा, और ये अल्फा, और इसको इन्होंने बोला हुआ है थीटा। तो मैं इसको मिटाकर और थीटा कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये है थीटा, और यही एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो दिस एंगल इज थीटा। अब एंगल निकालना आपको आता होगा, जब भी एंगल ये निकालना होता है tan थीटा, तो क्या करते हैं? जिस वेक्टर के साथ एंगल बताया जा रहा होता है उसको लेते हैं हम नीचे, उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा वाला वेक्टर ऊपर आता है साइन थीटा के साथ में, साइन थीटा के साथ, और नीचे आता है कॉस थीटा के साथ में। तो यहाँ हो जाएगा ये 2p कॉस अल्फा। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स तो अल्फा है, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करें अब? तो ये कॉस अल्फा का वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं डिनोमिनेटर में। तो 2p साइन अल्फा ये तो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? q, और यहाँ आएगा 2p कॉस अल्फा इज माइनस q अपॉन 2p। तो ये माइनस बन जाएगा, 2p कैंसिल होके यहाँ क्या आएगा? q माइनस q, यानी यहाँ आ जाएगा 0। तो 2p साइन अल्फा अपॉन 0 ऐसा होगा ये, मतलब ये हो गया इन्फिनिटी। और tan अल्फा यदि tan थीटा यदि इन्फिनिटी है तो थीटा कितना होगा? तो थीटा होगा
90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज हम डिग्री में ही पूछा हुआ है, तो इसका ये न्यूमेरिकल आंसर हो जाएगा 90। इन डिग्रीज तो बोला ही हुआ है, यहाँ पर हम 90 लिख देंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ क्या हमें करना पड़ेगा। सम ऑफ टू फोर्सेस P and Q is R such that R vector magnitude is P vector. The angle theta that the resultant of 2P and Q will make with Q is। तो P और Q दो वेक्टर्स हैं जिनका वेक्टर एडिशन मतलब रिजल्टेंट है R, और R का मैग्नीट्यूड P के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये गिवन है। हम मान लेंगे कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना है, अल्फा। इस बात का ध्यान रखते हुए कि थीटा तो हमसे पूछा है, और थीटा क्या है, रिजल्टेंट ऑफ 2P और Q, जो Q के साथ एंगल फॉर्म करता है, तो इसको अल्फा मान लेंगे और यहाँ पैरेललोग्राम लगाकर कॉस अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे, ये आ जाएगा। और फिर उस कंडीशन पर आएंगे, ये 2P का 2 गुना ये Q, एंगल उनके बीच उतना ही रहेगा, सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया है, उसका ट्वाइस कर दिया, डायरेक्शन उसकी वही रहेगी, इसलिए अल्फा अनचेंज रहेगा। हमको ये एंगल बताना है। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, तो ये है 2P वेक्टर और Q वेक्टर का रिजल्टेंट। तो 2P और Q का रिजल्टेंट Q के साथ कितना एंगल बना रहा है ये हमको बताना है, और एंगल बिटवीन या जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है उसको इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं कि जिसके साथ एंगल बता रहे होते हैं वो आता है डिनोमिनेटर में अकेला नीचे, और दूसरा वेक्टर मतलब 2P ये आता है ऊपर साइन अल्फा के साथ, अल्फा रहेगा उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, और नीचे 2P कॉस अल्फा के साथ में। कॉस अल्फा ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, तो ये डिनोमिनेटर इसका हो जाएगा 0 यानी इन्फिनिटी, तो tan अल्फा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। फिर से मैंने अल्फा बोल दिया, थीटा, tan थीटा इज इन्फिनिटी एंड सो थीटा कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, जेईई मेन 8 अप्रैल 2020 में पूछा हुआ। क्या बोला हमसे, लेट A1 वेक्टर इक्वल्स टू 3। A1 का मॉडुलस है 3, मैग्नीट्यूड है 3, वेक्टर A2 का मैग्नीट्यूड है 5, और इनके एडिशन मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 5। द वैल्यू ऑफ 2A1 वेक्टर प्लस 3A2 वेक्टर डॉट 3A1 वेक्टर माइनस 2A2 वेक्टर इज। इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, और एक कंडीशन ऊपर दी हुई है हमें, तो इसी एक्सप्रेशन को लेकर इसको सॉल्व करते हैं डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से। तो 2A1 वेक्टर प्लस 3A2 वेक्टर, ये एक वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट इसका लिया जा रहा है 3A1 वेक्टर माइनस 2A2 वेक्टर के साथ में। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कितना होगा, 4 टर्म्स आएंगी। 3A1 का जब इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, और फिर क्या आएगा, A1 वेक्टर डॉट A1 वेक्टर, इसको कहते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा A1 स्क्वायर, ये पहला टर्म। फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, और A1 A2 के बीच हम एंगल सपोज कर लेते हैं, पहले थीटा है। लेट एंगल बिटवीन क्योंकि यही दो गिवन वेक्टर्स हैं, A1 वेक्टर और A2 वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल मान लेते हैं। एंगल बिटवीन A1 एंड A2 इज थीटा। तो मैं कह रहा था इस सेकेंड टर्म को जब निकालेंगे, 3 इंटू 3 ये तो हो जाएगा 9, और फिर यहाँ क्या आएगा, A1 वेक्टर डॉट क्या आएगा, A2 वेक्टर, और कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर से, आप जानते हैं A डॉट B डॉट A के बराबर होता है, तो आप इसको A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर भी लिख सकते थे, कोई परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4 A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर, और फिर 2A2 का 3A2 में करेंगे
तो क्या आएगा -6a2 स्क्वायर। इस तरह से ये 4 टर्म्स आएंगी। अब a डॉट बी कितना होता है, वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो 6a1 स्क्वायर प्लस 9a1a2 कॉस थीटा, इसको लिखेंगे। और इसे क्या लिखेंगे, a1a2 कॉस थीटा विथ 4, a1a2 कॉस थीटा, ये आया -6a2 स्क्वायर। ये हमको एक्चुअली फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमको a1 तो पता है, a1 क्या है, वेक्टर जो पहला वाला दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 6a1 स्क्वायर मतलब ही 9, ये हो गया। फिर 9 इंटू 5 सॉरी 3, a1 का मैग्नीट्यूड, a2 इज 5, कॉस थीटा हमको नहीं पता, बल्कि अभी हम इन दोनों को सॉल्व कर लें पहले। 9 में से 4 जाने पर ये 5 हो जाएगा, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ और फिर कॉस थीटा का वैल्यू निकाल कर यहाँ डाल देंगे। इसको मैं 5 कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया 5। तो 5a1a2 और यहाँ हम रखेंगे कॉस थीटा का वैल्यू जो भी आएगा, अभी निकालते हैं उसे। और फिर क्या आएगा, -6a2 स्क्वायर। तो a2 स्क्वायर मतलब वो हो गया 25। अब कॉस थीटा का वैल्यू कैसे आएगा, तो हमको पता है a1 प्लस a2 का मैग्नीट्यूड वो है 5। यदि हमने दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा माना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया है 5, तो आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा 25 बराबर पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2a1a2 कॉस थीटा। है मैंने बस पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया है। तो 25 तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया -9 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स टू, तो कॉस थीटा हमको चाहिए, 3 से इसको काट दें तो कॉस थीटा कितना आ गया, तो ये आ गया कॉस थीटा कम्स आउट टू बी -3/10। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 25 इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 2a1a2 इंटू कॉस थीटा, तो -3/10 आएगा, 9/30 या फिर 3/10। तो बस यहाँ -3/10 रख देते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 से 2 बार कैंसिल आउट हो गया और फिर ये तो है 54 और ये कितना होगा, 3 तिया 9 45 -45/2 और फिर ये कितना होगा 25 इंटू 6 मतलब 150 150। एलसीएम लेके सॉल्विंग करते हैं अब इसका। तो ये हो गया 2 54, तो ये 108 हो जाएगा, -45 -300। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 345 माइनस साइन के साथ, और 345 में से हमको 108 घटाना है। तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7 हासिल के 1, तो यहाँ हो जाएगा ये 3 और यहाँ 237 विद माइनस साइन, -237/2 और 2 से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 से ये 8 बार 16.5, तो -118.5 आंसर डी ये करेक्ट हो गया। तो फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ, 2 वेक्टर्स दिए हुए थे हमको, a1 और a2। a1 का मैग्नीट्यूड था 3, a2 का मैग्नीट्यूड था 5 और इनके एडिशन मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था 5। हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतलाना थी। तो हम मान लेंगे इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल है थीटा और फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाकर उस थीटा को फाइंड आउट कर लेंगे या उसका कोसाइन फाइंड कर लेंगे पैरेललोग्राम लॉ लगाकर। तो यहाँ क्या किया मैंने, आर स्क्वायर
इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। सॉल्विंग करने पर ये कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा। और फिर एक्सप्रेशन ये जो दिया हुआ है इसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके कॉस थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आपको वो आंसर मिल जाएगा। तो 118.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यह है जेईई मेन 10 जनवरी 2019 का क्वेश्चन। इन द क्यूब ऑफ साइड ए shown in the figure, the vector from the central point of the face ABOD to the central point of the face BEFO will be। यूनिट वेक्टर की टर्म्स में हमको कौन सा वेक्टर बताना है? ABOD। ABOD का सेंट्रल पॉइंट मतलब ये पॉइंट G, ये ABOD का सेंट्रल पॉइंट है। और H क्या है? H है सेंट्रल पॉइंट ऑफ BEFO, उसका सेंट्रल पॉइंट है H। और हमको बतलाना है GH वेक्टर कितना होगा, वेक्टर ज्वाइनिंग G to H। वो वेक्टर बताना है यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में, GH वेक्टर। तो क्या करें, सबसे पहले निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ G के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे। अब इस क्वेश्चन में बच्चों से क्या मिस्टेक हुई थी, जनरली हम क्या करते हैं, इसको x मानते हैं, इसको y और इसको z, और यूनिट वेक्टर्स हमको पता ही होते हैं i, j और k। और जल्दबाजी में हमारा यहाँ ध्यान ही नहीं जाएगा कि इन्होंने इसे x मान रखा है। यह है x, मतलब वो कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट कर दिया है। इसको माना है y, मैंने हाईलाइट कर दिया उसको, और इसको माना हुआ है z। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बहुत अच्छे से ध्यान दे दें और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स बताएं हम। ये जो ABOD है ये है XZ प्लेन में, XZ प्लेन में। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो क्योंकि बात हुई है क्यूब की, यानी इसका फेस होगा स्क्वायर और ये स्क्वायर का सेंटर है, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2। तो ये उसका x कोऑर्डिनेट a/2। और फिर उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो तो होगा 0। कोऑर्डिनेट्स यदि सही निकल गए तो आपका काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो g है a/2 0, और z कोऑर्डिनेट भी उसका होगा a/2। तो ये हमने निकाल लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ g। इसी तरह निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ h। तो h के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वो भी x स्क्वायर है, तो x कोऑर्डिनेट तो होगा उसका 0, y कोऑर्डिनेट a/2 और z कोऑर्डिनेट भी a/2। तो ये हमको h के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक्चुअली हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए ये GH वेक्टर। और GH वेक्टर यदि चाहिए है तो हम क्या करेंगे, इस ओरिजिन को इससे ज्वाइन करेंगे G से। तो ये मिलेगा हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और H से भी इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ ऐसा एक ट्रायंगल बनाएंगे, मैं यहाँ अलग से भी बना के आपको दिखा देता हूँ। यह है O, तो OG वेक्टर वो आप लिख सकते हैं इन कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर। और OH वेक्टर निकालेंगे, वो भी आप निकाल सकते हैं। और फिर हमें चाहिए ये GH वेक्टर, तो हम ट्रायंगल रूल लगाकर उसको निकाल लेंगे। तो मैं लिखता हूँ OG वेक्टर कितना होगा, OG वेक्टर मतलब ही पोजीशन वेक्टर ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो वो होगा a/2 i कैप, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स ही हमें पता है, J को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आएगा k कैप, a/2 k कैप। तो दिस इज OG वेक्टर। और OH वेक्टर कितना होगा, तो OH वेक्टर होगा, i कैप नहीं लिखना है क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ आएगा ये j कैप प्लस a/2 क्या होगा, ये k कैप होगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ ट्रायंगल रूल से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, OG प्लस GH बराबर OH, OG
प्लस जी एच, ये सेम ऑर्डर के ऑपोजिट ऑर्डर वाला रिजल्टेंट हमको चाहिए जी एच, तो जी एच वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ एच वेक्टर, ओ एच वेक्टर माइनस ओ जी वेक्टर, मतलब ओ एच में से इसको इसे घटाना है, इसे घटाना है इसमें से, तो ये पहले लिख लेंगे, या तो लिख लें ओ एच कितना कर दें ए बाई टू जे कैप प्लस ए बाई टू के कैप माइनस ए बाई टू आई कैप माइनस ए बाई टू के कैप, तो इसमें से ये कैंसल आउट, ए बाई टू कॉमन, अंदर क्या बचता है जे कैप माइनस आई कैप, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट दिखाई दे रहा है। इसको ऐसे लिख लिया इन्होंने, हाफ ए जे कैप माइनस आई कैप इज द आंसर। तो बहुत आराम से प्यार से उसको करना पड़ता है, तभी फिर आंसर सही आता है, और नहीं तो छोटी सी कहीं मिस्टेक होगी और आप एक क्वेश्चन से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए कोई ट्रिक लगाने की कोशिश मत करो, जल्दबाजी भी मत करो, बहुत आराम से प्यार से पेशेंस रखते हुए उसको सॉल्व करो, आसानी से आंसर्स आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, तो हमारी पीपीटी का ये क्वेश्चन नंबर 5 जेई मेन 10 जनवरी 2019 में पूछा हुआ। टू फोर्सेस पी एंड क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड 2f एंड 3f रिस्पेक्टिवली आर एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर। ये केस 1। आगे बोल रहे हैं द फोर्स क्यू यानी 3f को डबल कर दिया, देन द रिजल्टेंट ऑल्सो गेट्स डबल्ड, देन द एंगल थीटा इज। तो केस 1 में हमको बोला हुआ है दो फोर्सेस हैं पी और क्यू, पी का मैग्नीट्यूड वो दे रखा है 2f और क्यू का मैग्नीट्यूड है 3f, और इनके बीच एंगल है थीटा और मान लेते हैं रिजल्टेंट है r। ये केस 1। और फिर क्या हुआ, फिर एंगल वही रखते हुए और p को उतना ही रखते हुए, p को तो 2f ही रहने दिया, q को कर दिया डबल, q को डबल कर दिया मतलब 6f, थीटा उतना ही रहा तो रिजल्टेंट भी डबल हो गया। तो हमको बतलाना है कि थीटा कितना है। तो दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। पहले केस 1 में क्या लिखना होगा हमको, आर स्क्वायर रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, मतलब 2f स्क्वायर दैट इज 4f स्क्वायर। पहले मैग्नीट्यूड के पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 9f स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2f इंटू 3f इंटू कॉस थीटा। ऐसी इक्वेशन बनेगी। आगे इसको सॉल्व कर दें तो 9 और 4 ये हो गया 13, 13f स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 12f स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। ये केस 1 से आई हुई इक्वेशन रिजल्टेंट के लिए। फिर केस 2 में क्या किया है, जब हमने q को डबल कर दिया तो रिजल्टेंट भी डबल हो गया, मतलब 2r हो गया, वो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर इक्वल्स टू पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 4f स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 36f स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसको सॉल्व करें तो 36 और 4 ये हो गया 40, 40f स्क्वायर और 6 दूनी 12 दूनी 24, 24f स्क्वायर कॉस थीटा। ये इक्वेशन 2 आई। और अब इक्वेशन 1 में से आर स्क्वायर का वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, मतलब आर को एलिमिनेट करना है, थीटा हमको मिल जाएगा। तो 4r स्क्वायर मतलब इस पूरे में 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 13 चौक 52, 52f स्क्वायर
और 12 चौक 48, 48 एफ स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और इस तरफ क्या आ रहा है ऑलरेडी, यहाँ आ रहा है 40 एफ स्क्वायर प्लस 24 एफ स्क्वायर कॉस थीटा। अब 24 एफ स्क्वायर कॉस थीटा को LHS में ले जाएं तो क्या बचेगा, 48 में से 24 घटेंगे तो 24 एफ स्क्वायर कॉस थीटा। और इस तरफ 40 एफ स्क्वायर में से 52 यानी -12 एफ स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर तो कैंसिल, कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया -12, -12/24 मतलब ही -12 एंड सो थीटा इज 120 डिग्री। तो आसान क्वेश्चन है, पर वो क्वेश्चंस की भीड़ में गलती ना किए बगैर आपको उसको सॉल्व करना है, तो आपको प्रैक्टिस में तो रहना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये भी याद रखें, जेई के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते पर कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। ये जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब आपको वहाँ काम आएगा। एडवांस के भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आप देखेंगे एडवांस के क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, पर जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उसी समय सोचते हुए, अप्रोच बनाते हुए, फॉर्मूलों को, कॉन्सेप्ट्स को याद लाते हुए आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं यदि आप चाहेंगे तो आपको प्रैक्टिस बहुत करना चाहिए, क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना चाहिए, थ्योरी बहुत ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। तो मेरी सलाह है आपको कि आप कभी भी शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट फार्मूले और ट्रिक विक के चक्कर में ना पड़ें, तो आप एडवांस क्रैक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारी पीपीटी के हिसाब से। ये कब पूछा हुआ है, 10 जनवरी 2019 में ही पूछा हुआ है। 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स। बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं, भले यहाँ ए और बी बोला है पर इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, हो सकता है डायरेक्शंस अलग हों। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। 2 कंडीशंस दी हुई हैं, हमको बताना है ए और बी के बीच एंगल कितना है। तो पहली कंडीशन तो ये दी हुई है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो हम दोनों का मैग्नीट्यूड चाहे तो ए लिख लें चाहे तो बी लिख लें। और दूसरी बात क्या बोली हुई है, दूसरा बोला है कि इनका एडिशन, इनके बीच एंगल यदि थीटा हो तो इनका एडिशन फाइंड करेंगे, मतलब ये रिजल्टेंट, और उसका लेंगे मॉड्यूलस। और वो कैसा है, वो है n टाइम्स a में से b को सब्ट्रैक्ट करने पर, मतलब इनका जो सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस है, उसका मैग्नीट्यूड। ये 2 कंडीशंस हमको दी हुई हैं, हमको बताना है इनके बीच एंगल है कितना। तो हम मानेंगे कि इनके बीच एंगल है थीटा। लेट एंगल बिटवीन देम इज थीटा, बिटवीन देम इज थीटा, और थीटा ही हमको फाइंड आउट करना है। और ये जो कंडीशन बताई हुई है इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। तो a प्लस बी मतलब क्या, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल थीटा सपोज करते हुए उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं अंडर रूट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्वेयरिंग कर दूंगा दोनों साइड्स की। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा आएगा स्क्वायर रूट के साथ। और इस तरफ क्या होगा, तो सब्ट्रैक्शन का यदि एंगल थीटा होता है, सॉरी एडिशन का यदि थीटा होता है तो सब्ट्रैक्शन का होता है 180 माइनस थीटा। तो जो पैरेललोग्राम लॉ वाला फॉर्मूला है उसमें cos 180 माइनस थीटा हो जाने से जो सब्ट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। और स्क्वेयरिंग कर रहे हैं तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर ब्रैकेट के क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये मन ही मन में सोचते हुए ऐसी इक्वेशन बना लेंगे और इसकी करेंगे हम सॉल्विंग।
तो अब ए और बी ये दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, ये कंडीशन यहाँ इनकारपोरेट कर देते हैं, दोनों को लिख देते हैं हम ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस थीटा, ऐसा लिख दिया। और फिर इधर क्या करेंगे, इधर भी इसको भी a² लिख देंगे और b को भी a लिख देंगे, तो पहली टर्म आएगी n² a², फिर क्या आएगा n² a², ऐसा आएगा। और यहाँ क्या आएगा -2a² n² या n² इंटू 2a² और cos थीटा, ऐसा आएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना बना, ये बना 2a² और ये बनेगा कितना, ये बनेगा 2n² a², तो उसमें से 2a² कर देते हैं बाहर, तो 2a² यदि बाहर कर देंगे तो अंदर क्या बचेगा, बचेगा n² - 1, मतलब इसे जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसको और इसको एक तरफ ले गए हम, RHS में ले गए, तो 2n² a² - 2a², 2a² इज टेकन एज कॉमन, और इसे और इसे सॉल्व करते हैं, यानी ये जो n² 2a² cos थीटा इसको मैं ले गया LHS में और 2a² कॉमन कर लिया हाल फिलहाल, तो यहाँ क्या बचेगा, बल्कि cos थीटा भी बाहर कर दें, cos थीटा भी बाहर कर दें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा n², यानी इसको n² + 1 लिख सकते हैं, n² + 1, और ये 2a² कैंसल आउट होके cos थीटा बराबर कितना हो गया, तो वो बन जाएगा n² - 1 अपॉन n² + 1, हमें तो थीटा चाहिए था, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, और ये सब कुछ लिख लेते हैं n² - 1 अपॉन n² + 1, और इतनी मेहनत करने के बाद भी ऑप्शंस में टिक करने की जल्दी नहीं करना चाहिए, बहुत सावधानी से उनको देखना चाहिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं साइन है, यहाँ साइन है, तो ये तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक होगा, ये नहीं है, ये इसका आंसर होगा cos इनवर्स n² - 1 अपॉन n² + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारी पीपीटी का, ऑनलाइन अप्रैल 16, 2018 का। लेट a वेक्टर इज i + j and b vector is 2i - j. The magnitude of a coplanar vector c vector such that a dot c equals b dot c equals a dot b is given by. तो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखें तो ये दोनों xy प्लेन में है, और तीसरा एक कोप्लेनर वेक्टर है c वेक्टर, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब हमको c जो कोप्लेनर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बतलाना है। तो हम मान लेंगे कि ये जो वेक्टर है c वेक्टर वो है ai कैप प्लस b j कैप, क्योंकि वो कोप्लेनर है, xy प्लेन में ही है, तो ai कैप प्लस b j कैप, ये हमने c सपोज कर लिया। अब ये कंडीशन लगाएंगे और पहले लेंगे a डॉट c, पहले वो कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ, a डॉट c इक्वल्स टू क्या बोला हुआ है, b डॉट c इक्वल टू a डॉट b, ऐसा दिया हुआ है। तो करना क्या होगा हमको, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, b डॉट c को a डॉट b से कंपेयर करेंगे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से, और फिर a डॉट c को भी a डॉट b से कंपेयर करेंगे। दो इक्वेशंस आएंगी, उनकी सॉल्विंग से पहले आएगा c वेक्टर, मतलब ही a और b की वैल्यूज आएंगी, c वेक्टर आ जाएगा, तो फिर उसका हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो पहले ये काम मैं कर रहा हूँ, b डॉट c इक्वल्स टू
ए डॉट बी, और फिर मैं ये करूँगा ए डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी। तो पहला काम क्या कर रहे हैं हम, बी डॉट सी, बी ये है और सी ये है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से 2 इंटू ए, क्या आएगा 2a, आई डॉट आई 1 होता है, कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब 2a हो गया, और फिर क्या आएगा माइनस बी, ये तो आ गया LHS में, और a डॉट बी कितना होगा, तो ए बी तो ये दे रखे हैं, तो ये होगा 2 माइनस 1 यानी 1। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन कैसे बनानी है, a डॉट सी लेना है, a डॉट सी यानी वो हो जाएगा a प्लस बी, a डॉट सी इज a प्लस बी, और उसको a डॉट बी यानी 1 से कंपेयर कर देंगे। ऐसी दो लीनियर इक्वेशंस मिली और ऐड कर देते हैं 1 एंड 2 को, एडिंग 1 एंड 2, ऐड करोगे तो b कैंसिल आउट, तो ये मिलेगा 3a इक्वल्स टू, ऐड कर रहे हैं तो b कैंसिल आउट, 3a बराबर 2, तो a कम्स आउट टू बी 2/3, और इसको किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दें किसी एक इक्वेशन में तो b मिल जाएगा, b बराबर होगा 1 माइनस a, मतलब ही 1 माइनस 2/3 यानी 1/3। तो a b की वैल्यूज आने के बाद अब हमको मिल गया वो c वेक्टर, और c वेक्टर यदि आ गया है तो आपका हम मैग्नीट्यूड उसका फिर निकाल लेंगे। तो c वेक्टर भी पूछा जा सकता था। तो आप देख रहे हैं नए क्वेश्चंस फ्रेम होकर आते हैं। थ्योरी आपकी बहुत अच्छी क्लियर होना चाहिए, सब फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी एग्जाम में फिर आपकी अप्रोच बनेगी और नए क्वेश्चंस भी आपसे हो पाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक ढूंढने की कोशिश नहीं करें, शॉर्ट फार्मूला ट्रिक ये सब काम नहीं आती हैं, हमें तो उसी समय सोचना पड़ता है और उसी समय उसको क्रैक करना होता है। तो आप बिल्कुल उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप तो थ्योरी पर भरोसा कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स पर भरोसा कीजिए। तो ये हो गया सी, और अब फाइनल आंसर आ गया, हमको चाहिए सी का मैग्नीट्यूड, तो उसे निकाल लेते हैं। सी का मैग्नीट्यूड तो वो कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट्स की करेंगे स्क्वायरिंग और उनको ऐड करना है बस, तो निकल आएगा। तो 2/3 स्क्वायर इज 4/9 प्लस 1/9, तो ये कितना आया, √5/9, √5/9, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 9, ये जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। 3 vectors p vector, q vector and r vector are shown in the figure. Let s be any point on the vector r. The distance between the points p and s is b times modulus r. The general relation among p, q and s is. इस फिगर में देख सकते हैं आप, ये है p वेक्टर, OP वेक्टर, फिर OQ वेक्टर, ये Q वेक्टर है, और वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट्स P एंड Q, ये है R वेक्टर। और R वेक्टर पर एक पॉइंट लिया हुआ है S, इस तरह ये जो लेंथ PS है, ये है B टाइम्स मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ R, और क्योंकि ये R से कम है, R के मैग्नीट्यूड से कम है, इसका मतलब B लेस देन 1 होगा, और PS को एक वेक्टर हमने बना लिया है, और O को भी S से ज्वाइन करके ये है वो S वेक्टर, ये भी उस क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमको रिलेशन चाहिए PQ और S के बीच, मतलब बेसिकली हमको R को एलिमिनेट करना है। तो आसान सवाल है, ट्रायंगल रूल से ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। R को हमें एलिमिनेट करना है, दो इक्वेशंस बनाते हैं हम। पहले तो ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल OPS, OPS, इसमें ट्रायंगल रूल लगाएंगे। तो OP वेक्टर मतलब ही P वेक्टर, ये वेक्टर, दूसरा वेक्टर है PS वेक्टर। अब PS का लेंथ कितना है, तो वो है BR के बराबर, B टाइम्स R, और उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, उसको हमने डायरेक्शन दे दिया फ्रॉम P टू S। तो यदि OPS में देखेंगे तो OP और PS या P और BR ये ऐड होंगे,
और इनसे रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमको, एस। और क्योंकि हमको आगे आर को एलिमिनेट करना है, इसलिए यहां से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी आर वेक्टर इक्वल्स एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर, एंड सो आर वेक्टर विल बी एस माइनस पी, ये वेक्टर इक्वेशन है, अपॉन बी हो जाएगा। तो ये तो हो गई इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल ओ पी क्यू कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब इस ट्रायंगल में यदि देखेंगे तो P वेक्टर और R वेक्टर, ये दो वेक्टर्स यदि ऐड होंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, Q इन अकॉर्डेंस विद ट्रायंगल रूल। और इसमें हमें R को सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो P वेक्टर प्लस यहां क्या आएगा, S माइनस P अपॉन बी इक्वल्स टू Q। अब एलसीएम लेके B का मल्टीप्लिकेशन कर दें RHS में, और इधर आ जाएगा PB या B टाइम्स P वेक्टर प्लस S माइनस P वेक्टर। और आंसर में तो हमें S वेक्टर चाहिए, तो बस S वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एस वेक्टर होगा, ऑलरेडी यहाँ बी क्यू आया हुआ है, और इन दोनों बीपी और पी को हमें ट्रांसपोज कर लेना है। तो पी वेक्टर पॉजिटिव हो गया माइनस बीपी वेक्टर, और ऑलरेडी वहां आया हुआ है बी क्यू वेक्टर, और इन दोनों में से पी कॉमन कर लेते हैं। तो 1 माइनस बी टाइम्स P वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू S वेक्टर, और इसलिए आंसर A करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रायंगल रूल पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये है जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं हमें, A और B। A है AI कैप और B है A cos ओमेगा t I कैप प्लस sin omega t j cap, where A is a constant and omega is pi by 6 radian per second। और एक कंडीशन दी हुई है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B मॉड इक्वल्स टू √3 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B। और ऐसा बोला है टाइम t इक्वल्स टू टाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, द वैल्यू ऑफ टाउ इन सेकेंड्स इज। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो कंडीशन की पहले बात कर लेते हैं। क्या कंडीशन दी हुई है, वेक्टर A प्लस वेक्टर बी, इन दोनों के एडिशन का मॉडुलस ये इक्वल है √3 टाइम्स व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। ये कंडीशन हमको दी हुई है। तो वेक्टर ए कितना है, वो है ए आई कैप। मैं पहले इसका एलएचएस सॉल्व करता हूं। तो वो है ए आई कैप, और बी वेक्टर कितना है, तो बी वेक्टर है, ए का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, ऐसा एक वेक्टर मिलेगा। और इस वेक्टर का हमको क्या करना है, इसका हमको चाहिए मॉडुलस। यहाँ पर मॉड का साइन लगा हुआ है कंडीशन में। तो कैसे निकालते हैं मॉडुलस, तो उसके लिए हम आई कैप के कोएफिशिएंट की स्क्वायरिंग करेंगे, जे कैप के कोएफिशिएंट की स्क्वायरिंग करेंगे, और दोनों को ऐड करके उसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आई कैप दो टर्म्स में आ रहा है, आई कैप कॉमन करें, ए भी कॉमन करें तो 1 प्लस कॉस ओमेगा टी होगा। तो जब इसकी स्क्वायरिंग होगी तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा और 1 प्लस कॉस ओमेगा टी इसका भी स्क्वायर होगा, और इधर आएगा ये स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आएगा। पर ये आएगा अंडर रूट के साथ में, इसके साथ में रूट भी लगा रहेगा। कोएफिशिएंट्स की स्क्वायरिंग का एडिशन
और उसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ स्क्वायर रूट साइन भी आएगा इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब बात RHS की करें तो RHS में ये आया हुआ है √3 और यहाँ पर भी मैं मॉड लगा देता हूँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ये सब मन ही मन में आपको करना होता है, वो तो मैं लिख रहा हूँ इसलिए सब कुछ आपको बताना पड़ रहा है, अदरवाइज आप जानते हैं। अब ए क्या है, वो है AI और क्या करना है फिर उसमें से b को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस a cos ओमेगा t i कैप माइनस a sin ओमेगा t j कैप। और फिर आगे क्या होगा, ये √3 आएगा। उसके अलावा फिर से इनके कोएफिशिएंट्स की स्क्वेयरिंग, कोएफिशिएंट्स की स्क्वेयरिंग √2 के अंदर स्क्वायर रूट साइन के अंदर लिख रहा हूँ। तो क्या आएगा, a स्क्वायर, फिर अंदर आएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा t होल स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस a साइन ओमेगा t की स्क्वायरिंग करने पर वो प्लस ही बन जाने वाला है, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। और अब दोनों साइड्स की कर देते हैं स्क्वेयरिंग ताकि इस स्क्वायर रूट की झंझट से दूर हो जाएंगे हम। ये स्क्वायर रूट पूरे पर लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक। अब ये सब मन में सोचना होता है आपको, ये सब हटाते हैं स्क्वायर रूट फायर रूट, a स्क्वायर इधर से कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वेयरिंग करने पर। उसके बाद a स्क्वायर कॉमन करके ये सब जगह से आप उसको कैंसिल कर देना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ओमेगा t होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ओमेगा t। और ऑलरेडी क्या है वहां पर, ऑलरेडी है साइन स्क्वायर ओमेगा t, ये आएगा। और इस तरफ स्क्वेयरिंग करने पर ये 3 बन जाएगा। और अंदर क्या आएगा, इसको ओपन करें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t, ये सब कुछ आएगा। और फिर क्या होगा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, 1, और ये 1 इसके साथ ऐड हुआ तो ये बना 2, और 2 कर देते हैं कॉमन, 2 इंटू 1 प्लस कॉस ओमेगा t, ये आया। और इस तरफ भी क्या होगा, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस ओमेगा t, और 2 कर देते हैं उसमें से कॉमन, ये बन जाएगा 6। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 कॉस ओमेगा t, 2 कॉस ओमेगा t, 2 तो कॉमन चला गया है मेरे ख्याल से, 2 कॉमन चला गया है, तो सिर्फ बचेगा कॉस ओमेगा t, 1 माइनस कॉस ओमेगा t। 2 का 6 का फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है मुझे, कोई बात नहीं। 2 प्लस 2 कॉस ओमेगा t बराबर 6 माइनस 6 कॉस ओमेगा t, और ये इसको इधर लाएं तो ये बन गया 8 कॉस ओमेगा t, 8 कॉस ओमेगा t एडिशन में, और 6 माइनस 2 इज 4। तो मुझसे कुछ गलती हुई है कहीं पर, मैं एक बार और देख लेता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था, 1 प्लस 2 कॉस ओमेगा t था, और इस तरफ था ये 1 माइनस कॉस ओमेगा t, 6 माइनस 6 कॉस ओमेगा t। तो अभी तक तो सब सही चल रहा है, कॉस ओमेगा t हो गया हाफ, और इसका मतलब ओमेगा t कितना हो जाएगा, ओमेगा t हो जाएगा 60। कोई गलती नहीं हुई है, सब ठीक चल रहा है। तो फिर भी आप चेक कर लेना एक बार, मैं आपको तरीका बतला रहा हूँ। तो ये हो गया 60, इसको रेडियन में लिखें तो π/3। और अब हमको वो टाइम निकालना है t इक्वल्स टू, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे π/3 ओमेगा, और ओमेगा π/6 दे रखा है, तो यहाँ पर π/6 सब्सटीट्यूट करना है, तो पाई से पाई कैंसिल होकर ये आ गया 2 के बराबर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बस उठा पटा गया, ज़्यादा है कुछ नहीं।
उठापटक है, गलती होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। एक तो इसको समझना पहले, तो इस कंडीशन को, फिर उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, और जल्दबाजी में बस गलती हुई तो आपसे वो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, नहीं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा 2।